हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट में। और दोस्तों, मैं आज आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपकी टिप्पणी पूछी जाएंगी 5-5 नंबर में, तो उसकी 2 टिप्पणी आपको डिस्क्राइब करने वाला हूं। तो आप ध्यान से वीडियो पर बने रहिए और लास्ट तक वीडियो को देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलता हूं पहली टिप्पणी की तरफ। वाटर यूज़ एफिशिएंसी, ये 2019 में आई हुई थी दोस्तों। इसको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो जल उपयोग दक्षता क्या होता है, इसके बारे में आपको डिस्क्राइब बिल्कुल बताऊंगा। ये लॉन्ग में भी आ सकता है और टिप्पणी में भी आ सकता है। तो इसमें दोस्तों ये होता है, इसमें आप कॉपी पेन लेकर अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। सिंचाई के लिए प्रयुक्त कुल जल की मात्रा और पौधों द्वारा उपयोग किए गए जल की कुल मात्रा के प्रतिशत अनुपात को जल उपयोग दक्षता कहते हैं। तो दोस्तों, किसको जल उपयोग दक्षता कहते हैं? सिंचाई के लिए प्रयुक्त कुल जल की मात्रा और पौधों द्वारा उपयोग किए गए जल की कुल मात्रा के प्रतिशत अनुपात को जल उपयोग दक्षता कहते हैं, वाटर यूज एफिशिएंसी कहते हैं। और दोस्तों, इसका सूत्र होता है वाटर यूज एफिशिएंसी बराबर Y/ET। Y बराबर दोस्तों होता है आर्थिक उपज किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में होता है। और दोस्तों, ET बराबर होता है वाष्पीकरण प्लस वाष्पोत्सर्जन। तो दोस्तों, जल उपयोग दक्षता को निम्न प्रकार से आंका जा सकता है। तो दोस्तों, इसमें एक पहला हो जाएगा कंसेप्टिव वाटर यूज़ एफिशिएंसी। तो दोस्तों, इसमें आपका लिखना होगा कि इसका आकलन करने के लिए हमें ET के अलावा फसलों की उपापचय आवश्यकताओं में व्यय पानी को भी सम्मिलित कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसका आकलन करने के लिए आपको ET के अलावा फसलों की उपापचय आवश्यकताओं में व्यय पानी को भी सम्मिलित कर लेते हैं। तो दोस्तों, ET बराबर होता है, आपने देखा ही होगा, वाष्पीकरण प्लस वाष्पोत्सर्जन होता है। तो दोस्तों, फिर सेकंड इसमें आएगा फील्ड वाटर यूज़ एफिशिएंसी। तो फील्ड वाटर यूज़ एफिशिएंसी में आपको लिखना रहेगा, यदि जल उपयोग दक्षता के आकलन में केवल ET के बजाय प्रति इकाई फसल की जल मांग पर प्राप्त उपज की मात्रा निकाली जाए तो यह क्षेत्र जल उपयोग दक्षता कहलाता है। तो फील्ड वाटर यूज़ एफिशिएंसी कहलाएगा। तो दोबारा से मैं बता देता हूँ, यदि जल उपयोग दक्षता के आकलन में केवल ET के बजाय प्रति इकाई फसल की जलमांग पर प्राप्त उपज की मात्रा निकाली जाए तो यह फील्ड वाटर यूज़ एफिशिएंसी कहलाता है। नेक्स्ट दोस्तों, इसमें है कि जल उपयोग दक्षता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। दोस्तों, लॉन्ग में यदि पूछा जाएगा तो इसमें इसके जो आपने अभी आपको बताया दोनों वो टाइप लिखने होंगे और इसमें उसके वो प्रभावित करने वाले कारक को भी लिखना रहेगा। तो इसमें दोस्तों है, इसमें जलवायु आपकी प्रभावित करेगी, फसल एवं प्रजाति प्रभावित करेगी, सस्य क्रियाएं प्रभावित करेंगी और मृदा की किस्म तथा प्रकार, वाष्पोत्सर्जन में कमी, सिंचाई और दोस्तों इसमें खाद एवं उर्वरक भी प्रभावित करेगी। नेक्स्ट दोस्तों, इसमें आपको दूसरी टिप्पणी में बताने जा रहा हूँ टिलेज एंड टिल्थ। तो टिलेज और टिल्थ की भी टिप्पणी बता रहा हूँ। तो इसमें टिलेज की परिभाषा आप देख लीजिए, क्या होता है टिलेज। तो दोस्तों, भू परिष्करण भूमि का यांत्रिक परिवर्तन है जो फसलों की बढ़वार के लिए आवश्यक उचित भू परिस्थितिकी प्रदान करता है। भू परिष्करण में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जो भूमि के भौतिक गुणों को परिवर्तित करने के लिए उपयोग की जाती हैं। तो दोस्तों, इसमें क्या बताया गया है कि भूमि परिष्करण भूमि का यांत्रिक परिवर्तन है और जो फसलों की बढ़वार के लिए आवश्यक उचित भू परिस्थिति प्रदान करता है। भू परिष्करण में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जो भूमि में भौतिक गुणों को परिवर्तित करने के लिए उपयोग की जाती हैं। तो ये दोस्तों भू परिष्करण की हो गई। टिप्पणी में यदि आएगा आपको तो यही लिखना रहेगा। और लॉन्ग में यदि आता है तो दोस्तों आप वीडियो पर बने रहें, आगे भी बता रहा हूँ। और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो चलता हूँ आगे, भू परिष्करण का वर्गीकरण आपको दिखाता हूँ। तो इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ टिलेज क्या होता है, तो इसका दोस्तों आप देखिए, प्राथमिक भू परिष्करण होता है। प्राथमिक भू परिष्करण
तो इसमें आपको लिखना रहेगा भू परिष्करण की वे क्रियाएं जो भूमि को काटती हैं, भू परिष्करण की वे क्रियाएं जो भूमि को काटती हैं और भूमि की ऊपरी परत को तोड़ती हैं एवं मिट्टी को पलटकर कूड़ा करकट आदि को भूमि में दबा देती हैं, प्राथमिक भू परिष्करण कहलाती हैं। ये क्रियाएं भूमि में प्राथमिक रूप से ज़्यादा गहराई में की जाती हैं, जो भूमि की ऊपरी परत को खुरदरी बना देती हैं। प्राथमिक भू परिष्करण में प्रयुक्त होने वाले यंत्र जैसे मिट्टी पलट हल हो गया आपका, और दोस्तों तवेदार हल हो गया, डिस्क हल हो गया, हैरो हो गया और रोटावेटर हो गया। तो दोस्तों इसमें आपको परिभाषा प्राथमिक भू परिष्करण की फिर से बता रहा हूँ कि भू परिष्करण की वे क्रियाएं जो भूमि को काटती हैं, भूमि की ऊपरी परत को तोड़ देती हैं एवं मिट्टी को पलटकर कूड़ा करकट को भूमि में दबा देती हैं, भू परिष्करण कहलाती हैं, प्राथमिक भू परिष्करण कहलाती हैं। और इसमें दोस्तों आपको एग्जाम्पल इसमें तवेदार हल है, डिस्क हल है, हैरो, रोटावेटर, मिट्टी पलटने वाले हल हैं, इनको लिख देना है। फिर इसके निम्न उद्देश्य होते हैं। इसके उद्देश्य दोस्तों क्या हैं, इसको भी आपको लिखना रहेगा। तो इसमें अच्छे अंकुरण एवं पौध निर्माण को प्रोत्साहित करने हेतु संतोषप्रद स्तर की बीज सैया तैयार करना। नेक्स्ट आएगा खरपतवार नियंत्रण के लिए। नेक्स्ट आएगा दोस्तों भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है मृदा क्षरण को नियंत्रित करने के लिए। नेक्स्ट है कीट व्याधियों के नियंत्रण के लिए। और फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों खेत में डाले गए खाद एवं उर्वरक को भूमि में मिलाने के लिए। तो दोस्तों इसके ये उद्देश्य हो गए दोस्तों। फिर आगे देखता हूँ दोस्तों द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र क्या होते हैं। तो द्वितीयक भू परिष्करण क्या होता है तो इसको मैं बता रहा हूँ दोस्तों। तो इसमें सेकेंडरी टिलेज होता है। प्राथमिक भू परिष्करण के बाद की जाने वाली भू परिष्करण की वे क्रियाएं जो भूमि को भुरभुरी बनाने के लिए, समतल करने के लिए एवं दृढ़ता प्रदान करने के लिए की जाती हैं, द्वितीयक भू परिष्करण कहलाता है। ये क्रियाएं भूमि में खाली वायु स्थानों को भरने एवं खरपतवारों को नष्ट करने, नमी संरक्षण करने में सहायता करती हैं। और द्वितीयक भू परिष्करण के यंत्र कम गहराई पर कार्य करते हैं, जो इस प्रकार के हैं। हो गया आपका, और हैरो हो गया, कल्टीवेटर हो गया आदि कभी कभी इस उद्देश्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों। और इसका दोस्तों द्वितीयक भू परिष्करण का उद्देश्य क्या होता है इसको भी आपको लिखना रहेगा। लॉन्ग यदि आता है, शॉर्ट में आएगा तो दोस्तों आपको केवल टिलेज की परिभाषा लिख देनी है और इसके दोनों प्रकार लिख देने हैं, उद्देश्य नहीं लिखना रहेगा। तो इसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और भूमि को भुरभुरी बनाने के लिए, और भूमि को समतल करने के लिए, मिट्टी को दृढ़ता प्रदान करने के लिए, खेत के ढेलों को तोड़ने के लिए, और गन्ना, आलू, मूंगफली, कंदीय फसलों आदि को मिट्टी चढ़ाने के लिए, जैसे गन्ने में मिट्टी चढ़ाई जाती है, आलू में चढ़ाई जाती है, तो उसके लिए। और दोस्तों आता है अधिक भू परिष्करण से हानियाँ। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अधिक भू परिष्करण करने से कौन कौन सी हानियाँ होती हैं, टिप्पणी में आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इसमें दोस्तों आपको लिखना रहेगा मृदा संरचना पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अधिक वायु संचार के कारण जीवाश्म पदार्थ की भूमि में कमी हो जाती है, और दोस्तों मृदा का कटाव अधिक हो जाता है इससे, और खेत की तैयारी में अधिक समय व धन लगता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।